तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीजीटी 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। यह शिक्षक भर्ती के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित होगा ये प्रश्न। शुरू करते हैं अपना ये सेशन। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, इसलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन वेद है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे पुराना है ऋग्वेद और सबसे नवीन है अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मंडल और 1028 सूक्त। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सूर्यदेव सविता को समर्पित है। ठीक है। साथ ही जो गायत्री मंत्र के रचनाकार है या रचयिता कौन है? तो यह है विश्वामित्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। ठीक है। भारतीय संगीत का मूल किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है सामवेद को। यह पूरी तरह से संगीतमय है। ठीक है। तो भारतीय संगीत का जनक है सामवेद, इसलिए बी जो है सही आंसर होगा। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों रूपों में मिलता है, गद्य और पद्य। अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। प्रेम विवाह जादू टोना का जिक्र जो है अथर्ववेद में ही मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया है वैदिक वेद और दूसरी तरफ दिया है उसका पुरोहित। तो ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री या होत्री बोला जाता है, होत्री या होता। तो हमारा ए जो है बिल्कुल सही है। उद्गाता सामवेद के साथ सही है। सामवेद का पुरोहित को उद्गाता बोला जाता है। यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्यु बोला जाता है। यहाँ डी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, गलत है। तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद का ब्रह्मा नहीं होत्री है, जबकि ब्रह्मा जो है यजुर्वेद के पुरोहित को ही बोला जाता है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है? तो गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में मिलता है अपना यजुर्वेद। सी जो है सही आंसर हो जाएगा। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांगों की कुल संख्या है 6। तो बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा वेदांग को वेद का कौन सा अंग माना जाता है? तो शिक्षा वेदांग को वेद का नाक माना जाता है। डी हमारा सही आंसर होगा। वेदांगों की संख्या भी हम लोग पढ़े हैं 6, जिसमें पहला है शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष। ये 6 वेदांग है। वेदांगों की संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा को वेदों का नाक बोला गया है। तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मतलब वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, इसलिए सी जो है सही आंसर हो जाएगा। वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो वेदों के संकलनकर्ता है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। गायत्री मंत्र। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? एग्जाम में आता है। तो सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडको उपनिषद से, इसलिए सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कंठोपनिषद में नचिकेता और यम के बीच के संवाद का वर्णन मिलता है। नचिकेता और यम के बीच का संवाद कंठोपनिषद में मिलता है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता है कौटिल्य, जिसको चाणक्य या विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। विष्णुगुप्त ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है। पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी।
ठीक है। कलहड़ राज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत का प्रथम संस्कृत व्याकरण का बुक है, संस्कृत व्याकरण, ठीक है। विशाख दत्त का रचना है मुद्रा राक्षस। और देवी चंद्र गुप्तम जो बुक है वो भी विशाख दत्त के द्वारा ही लिखा गया है। पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? तो पुराणों के रचयिता माने जाते हैं लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा। सी जो है सही आंसर हो जाएगा। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की कुल संख्या है 108, इसलिए बी जो है सही आंसर होगा। पुराणों की संख्या है 6, कितने हैं? वेदांग। पुराणों की संख्या है 8 और 128 क्या है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 1028। अभिलेखों इंस्क्रिप्शन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेखा शास्त्र या इपिग्राफी कहा जाता है, इसलिए बी जो है सही आंसर हो जाएगा। मध्य एशिया के बोगाचकोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं? तो मध्य एशिया का जो बोगाचकोई है वहाँ पर इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य के नाम मिलते हैं, इसलिए बी जो है सही आंसर हो जाएगा। भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण किस यवन राजदूत के अभिलेख से मिलता है? तो भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण होलियोडोरस, वेशनगर, विदिशा, गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है, इसलिए सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसकी रचना है इंडिका, ठीक है। सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त होता है? तो भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था हाथी गुफा अभिलेख में, जो कि कलिंग के नरेश खारवेल का है, इसलिए बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सती प्रथा का जो प्रमाण है वो एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। और भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी स्कंदगुप्त के किस लेख से प्राप्त होती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से हूण आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए बी जो है सही आंसर हो जाएगा। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी किस अभिलेख से मिलता है? तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है हमें एरण अभिलेख से, जो कि भानुगुप्त के समय का है, इसलिए सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग के नरेश खारवेल का है, जिसमें पहली बार भारतवर्ष का नाम मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोथल से गोदी पाप बाड़ा मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का अलंकरण का साक्ष्य हमें मिला है कालीबंगा से, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चनहुदड़ो में मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, मनके बनाने के कारखाने चनहुदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से ग्रेट बाथ मिला है। विशाल स्नानागार साथ ही नृत्य करती हुई लड़की का चित्र भी मिला है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अन्नागार भी मिला है मोहनजोदड़ो से, अन्नागार। नृत्य करती हुई नर्तकी की जो प्रतिमा है वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी। और राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज करते हैं, राखलदास बनर्जी इसके खोज करता है 1922 ईस्वी में।
हड़प्पा की खोज किया गया था दयाराम साहनी द्वारा, दयाराम साहनी। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खुदाई हड़प्पा में ही हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में। दयाराम साहनी के द्वारा इसका खुदाई किया गया था 1921 में। लोथल से क्या मिला है? गोदीपाड़ा मिला है, गोदीपाड़ा। डाकयार्ड, कालीबंगा, जोते हुए खेत के साक्ष्य मिला है यहाँ से, कालीबंगा से। साथ ही अलंकृत ईंटें भी मिली हैं कालीबंगा से ही। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में हमें आद्य शिव की चित्रांकन मिलता है। तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा। और सिंधु सभ्यता क्या थी? एक नगरी सभ्यता थी और मातृसत्तात्मक थी, मातृसत्तात्मक। एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। कहीं कहीं एग्जाम में शहरी सभ्यता भी लिखा रहता है, तो ये भी सही होगा, शहरी सभ्यता। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है? तो ये पता चलता है धौलावीरा में, इसलिए ये हमारा सही आंसर होगा। धौलावीरा को 2021 में विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की वजह से ही। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये थी ग्रिड पद्धति। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ग्रिड पद्धति। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहा से परिचित नहीं थे, डी इसलिए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? तो युगल समाधान का प्रमाण कहाँ से मिला है? ये लोथल से मिला है, इसलिए सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। धौलावीरा अपने उन्नत जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। कालीबंगा जोते हुए खेत के साक्ष्य के लिए जाना जाता है। मिट्टी के हल कहाँ से मिले हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिट्टी के हल आप लोगों के लिए प्रश्न है, कमेंट कीजिए। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है, इसलिए सी जो है सही आंसर होगा। राखी गढ़ी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, राखी गढ़ी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष मिला है सुरकोटदा से, इसलिए ये जो है सही आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। हड़प्पा कालीन स्थल राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में। गुजरात में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पाया जाता है? कमेंट करके आप लोग बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर है। कौन है? आलमगीरपुर। सबसे उत्तरी की बात किया जाए तो मांडा। दक्षिणी में आता है दाइमाबाद। और पश्चिमी में क्या आ जाएगा? सुतकोटडा, सुतकांगेडर। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक किसे कहा जाता है? तो क्षेत्रक कहा जाता है भूस्वामी को, इसलिए बी विल बी राइट आंसर। मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो एग्रोनोमाई थे वो मार्ग निर्माण से संबंधित थे, इसलिए सी जो है सही आंसर हो जाएगा। किसने लिखा है कि मौर्य सेना में 6 लाख पैदल और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे? तो ये लिखा है मेगास्थनीज ने अपनी रचना इंडिका में। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मौर्य वंश के अगर बारे में बात किया जाए तो पहले आएगा चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार का फिर होता है अशोक।
क्या सही है? ग्राम न्यायालय इसकी सबसे निचले स्तर की इकाई थी, तो ये सही है। न्यायालय दो प्रकार के होते थे, धर्म स्थी और कंटक शोधन, तो दूसरा भी सही है। तो ये मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में ये प्रश्न है, अनक्लियर हो गया है क्योंकि ऐसे में, ठीक है। मौर्य शासन व्यवस्था में क्या सही है? तो ग्राम न्यायालय सबसे नीचे स्तर की इकाई थी, ये सही है। न्यायालय दो प्रकार के होते हैं, धर्म स्थी और कंटक शोधन, तो ये भी सही है। सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, 3 भी सही है। कंटक शोधन एक तरह से दीवानी अदालत था, ये गलत है क्योंकि ये दीवानी नहीं बल्कि फौजदारी अदालत था, फौजदारी। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 जो है सही आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से कौन से संत विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक थे? तो ये थे रामानुजाचार्य, इसलिए सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित है, अद्वैतवाद, ठीक है। निम्बकाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है, द्वैतवाद। और माधवाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है, द्वैतवाद। एक आता है शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य इससे संबंधित है, वल्लभाचार्य, इतना याद रखिए। विनय पत्रिका के रचयिता है, तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है, ठीक है। रामचरितमानस भी तुलसीदास के द्वारा ही लिखा गया है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, ठीक है। भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? तो मीराबाई, एकनाथ और कबीरदास, ये तीनों भक्ति आंदोलन से संबंधित है। लेकिन बाबर भारत में आक्रमण करने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी, मुगल वंश। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में। भक्ति आंदोलन का निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य था? तो रामानंद के शिष्य थे कबीर, इसलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामानुज का, या रामानुजाचार्य का, रामानुजाचार्य या रामानुज, ठीक है। विशिष्ट द्वैतवाद से ये संबंधित थे। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी और कूच बिहार क्षेत्र में मध्यकाल में कौन महत्वपूर्ण भक्ति संत विद्यमान था? तो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी और कूच बिहार क्षेत्र में शंकरदेव थे, जो भक्ति संत से जुड़े हुए थे। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, शंकरदेव। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था बंगाल में, इसलिए बी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संत को गौरांग महाप्रभु कहा जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को ही गौरांग महाप्रभु कहा जाता है, और ये बंगाल के, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। महाराष्ट्र में संत तुकाराम ने किस पंथ की स्थापना की थी? तो संत तुकाराम ने महाराष्ट्र में वरकरी संप्रदाय की स्थापना की थी, इसलिए ये हमारा सही आंसर होगा। संतों और उनके संबंधित राज्यों का मिलान करें। प्रश्न में सूची 1 संत को और सूची 2 राज्य से हमें सुमेलित करना है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो नामदेव जो है पश्चिम बंगाल के थे, ठीक है। चैतन्य नामदेव जो है महाराष्ट्र के हैं। चैतन्य महाप्रभु ये हैं पश्चिम बंगाल के। रामानुजाचार्य तमिलनाडु के हैं और रविदास कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनके बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1576 में, और ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो महाराणा प्रताप और राजा मानसिंह आ गए, क्योंकि अकबर के सेना का जो नेतृत्व करता थे वो राजा मानसिंह ही थे,
इसलिए ए जो है सही आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था, तो ये थे अकबर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। राणा प्रताप एवं अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ और द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1560 में हुआ था और विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया? तो ताजमहल का निर्माण किया गया था शाहजहां के शासनकाल में, इसलिए ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। कौन सा मुगल मकबरा इस दृष्टि से समझा जाए कि यह ताजमहल की प्रतिकृति है? तो जो आगरा में स्थित एतमादुद्दौला का मकबरा है, एतमादुद्दौला का मकबरा, उसको ताजमहल की प्रतिकृति माना जाता है। ये सीजी टेट में ऐसा आंसर लिया है। जबकि जो बीबी का मकबरा है, बीबी का मकबरा, उसको भी ताजमहल की प्रतिकृति समझा जाता है। तो इस बात को आप याद रखिए और ऑप्शन के हिसाब से आंसर सही कीजिए। शाहजहां के द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं किया गया है? तो शाहजहां के द्वारा दिल्ली में लाल किले का निर्माण किया गया है, दिल्ली में जामा मस्जिद का भी निर्माण किया गया है, लेकिन आगरे का किला आगरा, इसका निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। तो सी हमारा सही आंसर होगा क्योंकि इसका निर्माण शाहजहां ने नहीं कराया है। किस मुगल शासक को आलमगीर नाम से जाना जाता है? तो आलमगीर कहा जाता है औरंगजेब को। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब किसके पुत्र थे? तो शाहजहां के। शाहजहां एक्चुअल में शाहजहां के 2 पुत्र हुए, कई सारे पुत्र हुए, जिसमें से 2 मुख्य थे, दारा शिकोह और औरंगजेब। तो औरंगजेब को ही आलमगीर कहा जाता है। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत था भू राजस्व। सी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुगल काल में भूमि कर निर्धारण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी? तो उसको बोला जाता था जब्ती। बी जो है सही आंसर होगा, जब्ती। मुगल साम्राज्य में मुस्तौफी किसे कहा जाता था? तो मुस्तौफी कहा जाता था महालेखाकार को। डी जो है सही आंसर हो जाएगा, महालेखाकार। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत में तंबाकू की कृषि का आरंभ हुआ? तो भारत में तंबाकू की कृषि का आरंभ जो है जहांगीर के शासनकाल में चालू हुआ था, इसलिए सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी मुगल शासकों को क्रम से व्यवस्थित करने के लिए भी आता है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा बाबर, उसके बाद आ जाएगा हुमायूं, हुमायूं के बाद आ जाएगा अकबर, अकबर के बाद आ जाएगा जहांगीर या सलीम, और जहांगीर के बाद औरंगजेब, जहांगीर के बाद आ जाएगा शाहजहां, और शाहजहां के बाद आएगा औरंगजेब। औरंगजेब तक ही अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और मुगलों के अधीन प्रांत के नागरिक एवं सैनिक प्रशासन का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन था? तो मुगलों के अधीन प्रांत के नागरिक और सैनिक प्रशासन का जो प्रमुख होता था उसको बोला जाता था नाजिम, इसलिए ये जो है सही आंसर हो जाएगा नाजिम। स्वाधीनता के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय थे उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। 3 जून 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को आज़ाद किया गया और लॉर्ड माउंटबेटन उस समय भारत के वायसराय थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस कानून द्वारा समाप्त किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1958 के द्वारा उसको समाप्त किया गया और 1 नवंबर 1958 को भारत का शासन जो है कंपनी के हाथों से सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है, तो स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है, तो सी जो है
सही आंसर हो जाएगा। सहायक संधि, सहायक संधि प्रारंभ किया गया था डुप्ले के द्वारा, लेकिन उसको प्रसिद्ध किया भारत में वेलेजली ने। इस बात को भी आप याद रखिए। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते हैं 1905 में। सर टॉमस रो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। तो सर टॉमस मुनरो भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं, जबकि कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं। किस स्थान पर 1857 ईस्वी में भारतीय सिपाहियों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया? तो सर्वप्रथम विद्रोह किया गया था बैरकपुर में। ठीक है, डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, बैरकपुर। हालांकि 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। ठीक है, और सबसे पहली घटना क्या थी? तो दिल्ली पहुंचना, भारतीय सैनिकों का दिल्ली पहुंचना सबसे पहली घटना थी। 1857 के विद्रोह के नायक तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे या रामचंद्र पांडे। ठीक है, तो डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नागपुर, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया, नाना साहिब। और उसके कमांडर कौन थे? कमांडर ये भी पूछता है, तात्या टोपे। ठीक है, दिल्ली में बख्त खां जो है सैनिक कमांडर थे। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र मानने वाले अंग्रेज का नाम है। तो ये कहना था आउट्रम का। आउट्रम ने 1857 की क्रांति को हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र माना था, इसलिए ये जो है सही आंसर हो जाएगा। कैनिंग के समय में 1857 का विरोध चालू हुआ था। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम फूट हुई? तो सूरत अधिवेशन। 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो जाता है, तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में, जिसमें नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग इन तीनों की संयुक्त अधिवेशन होता है। निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए और इसे काल के अनुक्रम में हमें जमाना है। लखनऊ समझौता 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत आंदोलन 1919-20 अली बंधुओं के द्वारा, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ तो ये पहले आ जाएगा। फिर चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, ये दूसरे नंबर में आएगा। फिर 1919-20 में ये हुआ खिलाफत आंदोलन, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड पहले हुआ था उसके, तो फिर 4 पहले आ जाएगा और फिर खिलाफत आंदोलन लास्ट में आएगा। 1, 2, 4, 3 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया? तो 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से हम लोकसभा के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। तो ए जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो स्पीकर जो है अपने पद की शपथ नहीं लेता है, इसलिए सी जो है सही आंसर होगा, लोकसभा के अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो जो धन विधेयक है इसको राज्यसभा में हम प्रस्तावित नहीं कर सकते, ये जो है हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है, लोकसभा में। तो धन विधेयक इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा का जिक्र है आर्टिकल 81 में, राज्यसभा का है 80 में और सदन का है अनुच्छेद 79 में। आर्टिकल्स को भी याद रखिए। राज्यसभा की
राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो संविधान में संशोधन करने के विषय में राज्यसभा और लोकसभा दोनों की शक्तियां बराबर है, इसलिए बी जो है सही आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में, इसलिए सी जो है सही आंसर होगा। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है? तो प्राचीनतम चट्टान है विंध्यन चट्टान, आर्कियन चट्टान। डी जो है सही आंसर हो जाएगा, आर्कियन तंत्र। ठीक है, ये सबसे प्राचीनतम चट्टान है भारत का। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्रोड बोला जाता है, तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। ये ऐसा होता है, सबसे बाहर को बोला जाता है भूपरपट्टी या क्रस्ट, भूपरपट्टी। उसके बाद को बोला जाता है मेंटल, और ये सबसे नीचे वाले को, अंदर वाले को कोर या क्रोड बोला जाता है। ठीक है, तो क्रोड हमारा सही आंसर होगा। गोंडवाना लैंड का भाग है? तो मेडागास्कर जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। प्लेट विवर्तनिक को सिद्धांत के रूप में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सबसे पहले WJ मॉर्गन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये जो है सही आंसर हो जाएगा। भारत में पूर्वी तट मैदान को किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं हम लोग कोरोमंडल के नाम से, इसलिए सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पूगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भूतापी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है पूगा घाटी, और ये कहाँ है? तो ये लद्दाख में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी एक भूतापी क्षेत्र है जिसको बोला जाता है ताता पानी, और ये बलरामपुर जिले में है, बलरामपुर। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बोला जाता है नीलगिरी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा शीत मरुस्थल है? तो लद्दाख को शीत मरुस्थल कहा जाता है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो बैरन द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में ये पाया जाता है। सतपुड़ा तथा विंध्य के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्य के मध्य में नर्मदा नदी बहती है, इसलिए ई हमारा एक्चुअल में ये सी है, तो नर्मदा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 86 प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।